May I come in, ma'am? Come in. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Please sit. बैठिए. स्वाति, Yes, ma'am. अपने विषय में बताइए. मैम, मेरा नाम स्वाति जैन है. मैं उत्तर प्रदेश ललितपुर की निवासी हूँ. मेरा 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों ललितपुर ज़िले से ही हुआ है. ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स लिए थे. मेरा इंटरेस्ट अन्नपूर्णा सेवा संघ NGO एंड आंगनबाड़ी में अनौपचारिक रूप से कार्य करने में है. एंड इसके अलावा पेंटिंग लैंडस्केप्स एंड एक्सपेरिमेंटल कुकिंग, ये भी मेरी हॉबीज़ में शामिल है. एक्सपेरिमेंटल कुकिंग. यस मैम. एक्सपेरिमेंटल कुकिंग कैसे करते हैं, क्या बनाते हो? मैम, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग में जैसे कोई भी डिश है उसमें नए नए प्रयोग करने से मतलब है. इसमें मैं किसी भी डिश को अपने टेस्ट और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाती हूँ. एज एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे भाई को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है बट वो अनहेल्दी होता है, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि पिज़्ज़ा बेस में जो हमारा मैदे का आटा होता है उसकी जगह रागी के आटे का बेस बनाए एंड उसमें से चीज़ अवॉइड कर दिया जाए, ओनली ग्रीन वेजिस का यूज़ करके. देन वो पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा भी बना था. वो मेरा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था. आई थिंक. फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स भी हुए आपके कुछ? यस मैम, होते हैं. जैसे कि मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने बीटरूट टिक्की बनाई थी. उसमें मैंने वो मेरा फेल हुआ था एक्सपेरिमेंट. मीठी हो गई होगी ना, उसका रीज़न ये था कि वो बीटरूट में चूँकि बहुत ज़्यादा पानी रहता है, मैंने अच्छे से उसका शायद पानी नहीं निकाला और सेकेंडली मैंने ब्लेंडर कर दिया कि उसे सरसों के ऑयल में बनाया. तो वो जो बीटरूट का टेस्ट है और सरसों के ऑयल का भी एक अलग टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया था. और खराब हो गया. अच्छा, ललितपुर जैसे मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे एक्सप्लेन कीजिए जैसे आप मुझे बताएं और मुझे ललितपुर दिख सा जाए. मैम, फर्स्टली तो यदि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, वहाँ से आप ललितपुर जाएंगी तो उसे बहुत शांत, कम भीड़ भाड़ वाला और स्वच्छ शहर के रूप में है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है. सेकंड पॉइंट मैम, ललितपुर का अपना कल्चरल हेरिटेज है, जैसे कि देवगढ़ दशावतार मंदिर हो गया, नीलकंठेश्वर हो गया, कचनार का किला हो गया. तो वो चीज़ें ललितपुर में बहुत देखने को मिल सकती हैं. थर्ड मैम, यदि वहाँ की हम परंपराओं की बात करें तो राई डांस जो हो गया, वहाँ का फोक डांस है राई. और एक उर्स का मेला लगता है ललितपुर में, तो ये बहुत वहाँ का मतलब सामाजिक सौहार्द वगैरह बढ़ाता है. उर्स किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मैम, उर्स ये ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो मुस्लिम संत है, एक उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस दिन दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है. तो वहाँ के बहुत फेमस संत थे ललितपुर में, जो सिद्दीकी साहब की मज़ार है वहाँ पे चढ़ाया जाता है. एंड इसके अलावा मैम, ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य एंड गोविंद वल्लभ डैम, माता टीला डैम जो हैं, तो वो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं. माता टीला डैम किस लिए फेमस है, कुछ कारण है उसके फेमस होने का? मैम, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है. बेतवा नदी पर. यस मैम, और इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ से बहुत जनरेट होती है. अच्छा, ये केन बेतवा लिंक बड़ा चर्चा में रहता है. अब ये बताइए, ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है? मैम, यदि ओवरऑल देखें जो इसमें प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, यदि उनको सॉल्व कर लिया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ललितपुर बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है. ये MP के लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट को और UP के लगभग 5-6 डिस्ट्रिक्ट को समथिंग कवर कर रहा है. तो वहाँ की जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है और जो गर्मियों में वहाँ जल संकट की समस्या है, उसे काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है. धन्यवाद. स्वाति, आपका मैं ये पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा है कि आपने स्कूल कॉलेज के टाइम में एक पोजीशन होल्ड किया है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का, एंटी रैगिंग कमेटी. यस. ये एंटी रैगिंग कमेटी क्या होती है और इसका प्रोविजन क्यों करना पड़ा सरकार को, और क्या किसके अंडर बनी है ये, कुछ मुझे बताएं इसके बारे में. यस सर.
सर स्कूल के बाद जो कॉलेजेस में आते हैं तो रैगिंग का कल्चर काफ़ी देखा जाता है। तो रैगिंग, चूँकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि स्टूडेंट में मेंटल ट्रॉमा, यहाँ तक कि उन्हें सुसाइड के लिए भी प्रेरित करता है। तो इन सब को देखते हुए रैगिंग के विरोध में एंटी रैगिंग की बात चली। सबसे पहले राघवन कमेटी थी, उन्होंने गाइडलाइंस लाई थी, यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी उस पे। देन 2011 का जो एंटी रैगिंग एक्ट है उसमें कंपलसरी कर दिया था कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेजेस में अपनी एक एंटी रैगिंग कमेटी होगी, जिसका मुख्य काम होगा कि रैगिंग को पूर्णतः समाप्त करना, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर रैगिंग, इसका वो था मोटिव। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोविज़न को हायर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसको अच्छे से कर रही हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे हम पेपर में पढ़ते हैं तो सुसाइड्स कर रहे हैं बच्चे, रैगिंग हो रही है। तो क्या सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि ये इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और ये जो एंटी रैगिंग जो डेथ्स हो रही हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो? आपके विचार से क्या होना चाहिए? सर, यदि हम बात करें 2011 के पहले की, तो मेरे भाई लोग भी और जो फैमिली के बच्चे पढ़े हुए हैं, हम लोग ने बात करके इसका यही निकाला कि रैगिंग एक्ट के आने के बाद काफ़ी हद तक कम हुई है। अभी यदि हम रिपोर्ट देखें तो 2023 टू 24 में लगभग 1200 केसेस रैगिंग के आए थे। और यदि नॉर्मल कॉलेजेस में देखें तो रैगिंग काफ़ी हद तक कम हुई है। मेन यदि आईआईटीज़ वगैरह में देखें तो वहाँ भी रैगिंग कम हुई है, लेकिन अभी भी रैगिंग देखने को मिलती है कुछ कॉलेजेस में। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ है कि कॉलेज द्वारा जो एंटी रैगिंग कमिटी है, या तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ढील दी जा रही है, और सेकेंडली जो होता है, जैसे अभी मेनली मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग देखने को मिल रही है हाल के कुछ टाइम में। तो जो कॉलेज में हायरार्की कल्चर होता है हमें स्टूडेंट्स के बीच में, उसको डिमोटिवेट करना चाहिए। इससे जो रैगिंग है उसकी बच्चे खुल के शिकायत कर पाएंगे बिना किसी डर के। वेरी नाइस। मैं आपकी चॉइस ऑफ सर्विसेज देख रहा था, तो इसमें आपने फॉरेन सर्विस को ऑडिट एंड अकाउंट, इवन सिविल अकाउंट सर्विस से भी नीचे रखा है। क्योंकि फॉरेन सर्विस का तो आज की डेट में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और बहुत अच्छा स्कोप है उसका। इसका क्या बताइए, कुछ रीज़न है कि क्या? यस सर, निश्चित ही रूप से फॉरेन सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन इसका कुछ रीज़न्स हैं। जैसे एक तो कि मुझे फैमिली के साथ मतलब जॉब के बाद रहना था। इस मामले में मैंने फैमिली वालों से बात की, चूँकि जॉब प्रेफरेंस हमारी ओन चॉइस होती है। तो सबने कहा कि फॉरेन में जाने में वो थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे, स्पेशली माय मदर। तो एक तो ये है। सेकेंडली सर, मैंने हमेशा अपने डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि यदि मैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाली सर्विस में जाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगी बजाय फॉरेन सर्विस के। तो आपको क्या लगता है कि आईएएस जो है वो आईएफएस से सुपीरियर सर्विस है? नो सर, सारी सर्विस का अपना अपना रोल होता है, सारी सर्विस इक्वल होते हैं हर अपने एरिया में। धन्यवाद। स्वाति, आपका बर्थडे आता है 24 मई को, तो बता सकते हैं कि 24 मई को कौन सा और इवेंट मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? आई एम नॉट श्योर मैम, बट शायद ब्रदर्स डे मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे होता है उस दिन। तो बता sorry, सकते हैं कॉमनवेल्थ डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? सॉरी मैम, इंफॉर्मेशन कोई बात नहीं। कॉमनवेल्थ से क्या समझते हैं? मैम, कॉमनवेल्थ, यदि हम इसका शाब्दिक अभिप्राय देखें तो सभी का एक साथ विकास करने से संबंधित हो सकता है, और इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में भी जहाँ तक मैंने सुना है तो ये है। मैम, इंफॉर्मेशन में पढ़ूंगी इसके ठीक बारे है, में। कोई बात नहीं। आपने आंगनवाड़ी का मेंशन किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आंगनवाड़ी का मेन पर्पस क्या था जिसके लिए आंगनवाड़ी बनाया गया? यस मैम, जो 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी, उसके तहत आंगनबाड़ी को लाया गया था। इसके मेन पर्पस में कई मुद्दे शामिल किए गए थे, जैसे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन हुआ, हेल्थ चेकअप हुए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, ये सब इसमें शामिल है। कुछ स्कीम्स बता सकते हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा करी जाती है? यस मैम,
मैम पीएम पोषण योजना जो है वो न्यूट्रिशन की लाइन में होती है। पीएम मातृत्व वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना जो है वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेंस के लिए होते हैं। और गवर्नमेंट द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी अलग से, वो सब भी इसमें पीएम आता है। पोषण 2.0 एंड पीएम पोषण में क्या अंतर है? यस मैम। मैम पीएम पोषण जो 2.0 है वो एक नए तरीके से जो न्यूट्रिशन है उसको एरिया बेसिस में फोकस तरीके से करने के लिए लाया गया है। और पीएम पोषण 2.0 में सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसकी भी मात्रा को बढ़ाया गया है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस मैम। मैम जैसे पहले पीएम जो पोषण नॉर्मल वाला था उसमें टेक होम राशन नहीं मिलता था। पोषण 2.0 में टेक होम राशंस मिलने लगा है। इसके साथ ही जो न्यूट्रीफाइड ऑयल, न्यूट्रीफाइड राइस वगैरह का प्रावधान है वो भी इस चीज़ में आया है, शामिल हुआ है। ललितपुर किसने बनाया? मैम ललितपुर राजा सुमेर चंद्र थे, उनकी पत्नी ललिता देवी के नाम से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है उन्हीं ने ललितपुर को बनाया है। सुमेर सिंह। यस मैम। तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो? हम चंदेल डायनेस्टी से। और वहाँ से कौन सी नदी जाती है? ललितपुर से सहजाद नदी निकलती है। और mainly। कोई नदी का नाम आप रिकॉल कर पा रहे हो? सहजाद नदी है, नीरा नदी है, ओडी नदी है और काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी हैं और बेतवा मेन नदी निकलती है। ठीक। आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है क्या वो मदद कर रही है गवर्नेंस को अचीव करने में और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में? यस मैम। कैसे? टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक मदद कर रही है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। जैसे कि यदि हम कोई भी स्कीम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, पहला एक तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो होती है। जैसे यदि हम आंगनबाड़ी में देखें तो पीएम पोषण हो गया, और भी यदि देखें एजुकेशन में तो ई विद्या वगैरह हो गया। और इसके अलावा जो पब्लिक का फीडबैक है, पब्लिक की शिकायतें हैं, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है। जैसे कि सीपी ग्राम पोर्टल हो गया, उससे रियल टाइम में मॉनिटरिंग किया जाता है हर चीज़ के लिए। इसके अलावा मैम जो टेक्नोलॉजी है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से और इफ़िशिएंट वे में लागू करती है। जैसे कि यदि हम कोर्ट्स में देखें तो ई न्याय सेवा का जो कॉन्सेप्ट चला है, ई फास्ट ट्रैक कोर्ट का चला है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ओके, थैंक यू। स्वाति, आपके डैफ में मैंने देखा कि आपने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी जीता है। यस सर। क्या आप इसका विषय बता सकते हैं? किस विषय पर? सर एजुकेशन उसका सब्जेक्ट था। एजुकेशन सब्जेक्ट था। यस सर। और आपने एग्जैक्टली एजुकेशन पे क्या लिखा था? सर उसका टॉपिक था एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। एजुकेशन 21st सेंचुरी। यस सर। तो एजुकेशन इन 21st सेंचुरी में आप ये ऐसी क्या 2 या 3 संक्षेप में 2 या ऐसी 3 क्या चीजें आप बताएंगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिससे हम इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रेन ड्रेन बाहर जाने से रोकने से रोक सकते हैं? ओके सर, ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए फर्स्ट पॉइंट हो सकता है वोकेशनल एजुकेशन। इस पे हमें फोकस करना चाहिए। क्या बता सकती है वोकेशनल एजुकेशन में क्या कौन सी फील्ड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? ओके सर, वोकेशनल एजुकेशन में मुझे लगता है कि चूँकि इंडिया में यदि हम हर क्षेत्र में देखें तो अपना कुछ ना कुछ पारंपरिक और सांस्कृतिक उद्योग देखने को मिलते हैं। तो यदि हम उन उद्योगों को ही वोकेशनल एजुकेशन में ट्रेनिंग दें, जैसे कि यदि मैं अपने एरिया की बात करूँ तो चंदेरी की जो जड़ी साड़ी है, तो यदि ललितपुर और आसपास के एरिया के बच्चे उसमें ट्रेंड हो तो वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हो सकते हैं, प्लस वहीं पे इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या एजुकेशन में आप चेंज लाना चाहेंगे? यस सर। सेकंड सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए किसी भी एरिया में, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का भी व्यय है और जो बच्चों की भी रुझान है रिसर्च में ज़्यादा नहीं दिखती है।
थर्ड सर, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही इंडस्ट्रीज में अपना अलाइनमेंट कर सके। ठीक। आपने एक चीज और लिखी है कि आप भारत स्काउट्स के मेंबर रही हैं। यस सर। भारत स्काउट्स और एनसीसी में क्या अंतर है? सर, भारत स्काउट का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चे का चारित्रिक उत्थान करना है और उसको एक बेहतर नागरिक बनाना है। जैसा कि हम लोग शपथ भी लेते हैं, तो हम लोग भारत के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लेते हैं और पब्लिक सेवा की शपथ लेते हैं। यदि हम नेशनल कैडेट कोर को देखें तो एक तो कि वो रक्षा मंत्रालय द्वारा जो चलाया जाता है वो है। सेकेंडली, उसमें बच्चों की शुरू से ही फिटनेस, अनुशासन आदि चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। एम ये रहता है कि आगे चलकर यदि कभी ज़रूरत पड़े तो बच्चा सैन्य सेवाएं देने में सक्षम हो सके। ठीक। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा है? यस सर। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A की चौथी ड्यूटी को आप रिकॉल कर सकती हैं? सॉरी सर, एक्चुअल चौथी ड्यूटी नहीं पता। कि एक हर नागरिक भारत को डिफेंड करने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। क्या आपको लगता है, आपने भारत स्काउट्स में पार्टिसिपेट किया है और हर नागरिक की ड्यूटी बनती है कि वो भारत की रक्षा के लिए सदैव रहेंगे, आगे रहेंगे? क्या आपको लगता है इंडिया में आर्मी में मेंबरशिप, आर्मी में पार्टिसिपेट, आर्मी में अपना योगदान देना कंपलसरी कर देना चाहिए? तो सर, मुझे ये नहीं लगता है कि कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि आर्मी की जॉब एक ऐसी जॉब है जहां वही व्यक्ति जा सकता है जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो। क्योंकि आर्मी में जाना ही मतलब सैनिक ये सोच के जाता है कि उसकी जान हथेली पे ही रखना है। तो कंपलसरी नहीं, लेकिन हाँ, हम मोटिवेशन ज़रूर फैला सकते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए, ठीक सर। तो स्वाति जैन, यस सर। क्या आपके अंदर देश प्रेम है? यस सर। तो क्या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगी अगर आपको मौका दिया जाए? सर, वर्तमान स्थिति में मैं पूरी अपने मानसिक रूप से सशक्त नहीं हूँ कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँगी। और अगर आपको आईपीएस मिला तो सर्विसेज में? यस सर, मैं ज्वाइन करूँगी। ओके, ठीक है। आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है यस सर। और आप ललितपुर से हैं, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हिंदी साहित्य को आकार देने में भक्ति और सूफी संतों का क्या योगदान रहा है? सर, एक तो यदि हम साहित्य में भाषा की दृष्टि से देखें तो इसके पहले जो यदि हम सिद्धनाथ साहित्य या रासो काव्य वगैरह देखें तो इसमें हमें भाषाएं अलग अलग देखने को मिलती थी, संस्कृत, प्राकृत वगैरह वगैरह। जो भक्ति साहित्य लिखा गया वो मेनली जो हिंदवी भाषा है उसमें, जिसमें हिंदी में उर्दू के शब्द भी थे। यदि मीराबाई का है तो राजस्थानी भाषा भी उसमें देखने को मिलती है, मतलब सरल सहज भाषा थी। दूसरा, यदि हम संवेदना के स्तर पर देखें तो जो भक्तिकालीन साहित्य है उससे जो साहित्य है उसमें सामाजिक संवेदनाओं का के प्रति ज़्यादा रुझान देखने को मिलता है, जिसमें जैसे कि धार्मिक आडंबरवाद का विरोध हो गया, जाति प्रथा का विरोध हो गया, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैला आंचल पढ़ा है आपने? यस सर। किसने लिखा है? परीश्वरनाथ रेणु ने। तो मैला आंचल किस परिवेश में लिखा गया है? क्या आप मुझे मैला आंचल लिखने का परिवेश बता सकती हैं? एक गांव के बारे में वर्णन है मैला आंचल में, क्या आप मुझे उस गांव के बारे में बता सकती हैं? यस सर। सर, वो बिहार के पूर्णिया जिले के ऊपर उसी अंचल का वर्णन करते हुए लिखा था लेखक ने। उस गांव की जो मेन समस्या थी, गरीबी की समस्या थी। एक डॉक्टर प्रशांत उसमें कैरेक्टर आते हैं जिनका मेन उद्देश्य ही रहता है कि वो उस गांव की समस्याओं को दूर कर सके। इसके साथ ही वहाँ पे निरक्षरता भी थी
और अंधविश्वास भी उस गांव में बहुत देखने को मिलता था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी वहाँ देखने को मिल सकती है। ये उसका समग्र वर्णन है सर। ये अंधविश्वास क्या होता है? सर अंधविश्वास से तात्पर्य है कि कोई भी विचार उस पर यदि सामने वाला व्यक्ति बिना सोच समझ के ही विश्वास करने लगता है, चाहे वो विचार तार्किक हो चाहे अतार्किक हो, तो ये अंधविश्वास में आता है। तो आपका कुंभ स्नान के बारे में क्या सोचना है? महाकुंभ चल रहा है, यस। इसमें बोलते हैं कि स्नान करने से पवित्र हो जाता है व्यक्ति, तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? इज इट रेशनल और अंधविश्वास है? सर जो जो कुंभ की बात है सर, ये एक मिथकीय अवधारणा है। तो इसे पूर्णतः सत्य तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन चूंकि यदि हम ब्रॉड तौर पर देखें तो कोई भी जैसे कुंभ मेला हो, पहले मैंने उर्स की बात की थी, ठीक है, ये मिथक सांस्कृतिक जो मेल जोल है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं, तो ये एक तरह से ठीक भी है, लेकिन है तो ये मिथ की अवधारणा है। तो क्या आप मुझको इसका हेल्थ पर्सपेक्टिव बता सकती हैं? स्वास्थ्य के नजरिए से यदि कुंभ स्नान को देखा जाए तो क्या इस परिप्रेक्ष्य से आप मुझे कुछ बता सकती हैं? क्योंकि जैसा कि मुझे पता है कि हमारे हाथों में, हमारे शरीर में, हमारी स्किन में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं और अभी हम एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड इट हैज बिकम द नंबर 1 किलर इन दिस वर्ल्ड। और कुंभ स्नान में लाखों लोग स्नान करेंगे, तो क्या ये इसको बढ़ावा नहीं देगा? यस सर, बिल्कुल हेल्थ के नज़रिए से एक कंसर्न की बात हो सकती है। तो इसके लिए हमें जो भी पहले से जो निवारात्मक उपाय है उन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए। यदि आपको कुंभ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे इस समस्या का समाधान करने के लिए? सर हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए हाँ जी। सर एक तो ये हो सकता है कि स्नान के बाद नहीं, नदी में ही जैसे कि हम नॉर्मल रूप से डिटॉल वगैरह केमिकल यूज़ करते हैं, ऐसी ही कोई केमिकल की खोज हो सकती है जो कि नदी में डाला जाए ताकि वहाँ का जो बैक्टीरिया है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके फैलने के चांसेस कम रहें। सेकेंडली सर कि जो सर मुझे तो यही याद आ रहा है। थैंक यू। स्वाति, अच्छा ये बताइए, बुंदेलखंड में अक्सर ये डिमांड आती है कि उसे एक अलग स्टेट बना देना चाहिए, क्या आप इस डिमांड को सपोर्ट करती हैं? यस मैम, शुरू से ही जो वहाँ की प्रशासनिक कुशलता है और एक चलता है कि चूँकि यूपी में रीजनल डिस्पैरिटी बहुत देखने को मिलती है, तो इसके लिए डिमांड उठती है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने की। लेकिन मुझे लगता है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाना एक सल्यूशन नहीं होगा परमानेंट, क्योंकि यदि उसे सेपरेट कर भी दिया जाता है तो प्रॉब्लम्स उसकी वही रहेगी, क्योंकि गरीबी, बेरोज़गारी और निरक्षरता है, तो डेवलपमेंट अलग होके भी तुरंत नहीं हो सकता है। सेकंड, फंड की कमी हमेशा रहेगी। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया है, बुंदेलखंड विकास पैकेज करके 2016 में योजना आई थी। उसके तहत अब फोकस जो डेवलपमेंट है बुंदेलखंड का वो किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, आप जैन कम्युनिटी से आते हैं, तो स्यादवाद क्या होता है? मैम स्यादवाद किसी चीज़ या विचार को देखने के, मानने के बहुत अलग अलग तरीके जो होते हैं उसको स्यादवाद कहते हैं। अलग अलग तरीकों को मानने के एस्पेक्ट को, अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने को स्यादवाद कहते हैं। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो आजकल ये कॉन्सेप्ट चलता है वीगनिज्म, यस मैम। ये जैनिज्म से बहुत ज़्यादा मिलता है, तो कहीं अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाना पड़े और वहाँ पे ऐसा कहीं डिसीजन हो जहाँ पे आपको मीट इंडस्ट्री या किसी और ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने पड़े, तो क्या आप डिसीजन ले पाएंगी?
यस मैम, ज़रूर डिसीज़न लेंगे, क्योंकि वेजिटेरियन होना ना होना ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। और चूँकि यदि मैं प्रशासन में रहती हूँ, तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो नॉन वेजिटेरियन है, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग भाग भी जो ये मीट इंडस्ट्रीज़ है उस पर आधारित है। तो जो भी उपयुक्त डिसीज़न होगा मैं उसको लूँगी मैम। रीति काल के मुख्य काव्य बताइए। मैम, एक तो विहारी का काव्य विहारी सतसई और केशव दास का मिलता है। कुछ सुना सकते हैं? यस मैम। विहारी के में है जैसे कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौगात। तो ऐसे ही घनानंद का भी मिलता है। अलग अलग धाराओं में अलग अलग काव्य मिलते हैं। आधुनिक धाव जो काव्य हैं उनमें क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिले? मैम, रीतिकाल से तुलना करके मैम, एक तो संवेदना के आधार पर कि जो रीतिकाल है उसका मेन आधार राजाओं का मनोरंजन करना है, तो उसी आधार पर श्रृंगार परक रचनाएं ज़्यादा देखी जाती है। और यदि हम आधुनिक काव्यों की बात करें तो समाज की जो भी समस्याएं हैं, बढ़ता शहरीकरण है, प्रशासन के विरोध आवाज़ हो, ये इसमें दिखाई गई है। दूसरा मैम, यदि भाषा की बात करें तो रीतिकाल में जो है वो अलंकारों का बहुत यूज़ किया गया है ताकि अलग से काव्य में एक नयापन दिखे। और जो आधुनिक काल है उसमें सहज सरल भाषा और व्यंग्यात्मकता का ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है स्वाति, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ये बताइए कि आपको कब गुस्सा आता है? वैसे तो मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन एक चीज़ पे मुझे आता है गुस्सा कि जैसे मैं बताती हूँ लास्ट टाइम मुझे कब आया था। कि मैं अपनी बहन के घर गई थी और यदि मैं किसी चीज़ को मना कर दूँ और फिर भी वो मेरी केयर कर रही है और मुझे ज़बरदस्ती कह रही है कि तुम ये चीज़ खाओ, तो उस चीज़ में मुझे थोड़ा गुस्सा आया था। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद स्वाति। कब है बेटा आपका इंटरव्यू? 3 Feb। 3 Feb समय है अब। और पहला इंटरव्यू है? 3rd है शायद। अच्छा, यूपीएससी में तो फर्स्ट है। फर्स्ट है ना? ठीक है ठीक है, बताइए क्या आपको लगता है आपने सही किया, क्या गलत किया? एक तो मैंने शायद गड़बड़ बोल दिया। थोड़ा सा अनेकांतवाद, वो दोनों फिलॉसफी बहुत मिक्स है, तो मैं बिल्कुल मिक्स नहीं है, मैं समझा दूंगी 2 मिनट में, ठीक है? ओके मैम। मैम, सेकंड जो कुंभ में हेल्थ का पर्सपेक्टिव खुला था उसमें मैं शायद गलत कर गई। बिल्कुल, नदी में थोड़ा ना डेटॉल डाल दोगे। डिटॉल ने कोई केमिकल की जो बात। ऐसे 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 क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करते, इसमें ऐसा कहते हैं। ओके, तो इनको ऐसे sorry क्वेश्चंस को बोल ऐसे कह देते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव नज़र से उस समय पे जो जो भी सही फैसले होंगे वो लिए जा रहे होंगे, अभी मुझे इतना ही ज्ञान है इस विषय में, बात खत्म, आप अपनी लिमिटेशन दिखा दो और हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे। ओके, बात खत्म। यस भाई तुम हेल्थ एक्सपर्ट थोड़े ना हो यस कि तुम डेटॉल डालोगी क्या करोगी, है ना? यस ये सब चक्रों में नहीं पड़ना। ठीक है। दूसरा, जैसे ही तुम आंसर नहीं कर पा रहे थे बेटा तो तुम्हारी वॉइस एकदम धीरे 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 धीरे, है ना, ओके धीरे होती चली गई, ऐसा नहीं करना। ओके कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट ही रहना पूरे उसमें, नहीं जवाब दे पा रहे हैं या आपको कुछ भी हो रहा है तो आपकी आवाज़ धीमी नहीं होनी चाहिए। तो आज धीमी इसलिए भी हो रही थी, मुझे कफ बहुत ज़्यादा है तो मैं संभल के बोल रही थी वरना खांसी आने लगती बहुत नहीं ज़्यादा। वो ठीक है, बाकी आपकी आवाज़ ठीक थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, सारी चीज़ें ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप एक अच्छी कैंडिडेट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, वन ऑफ द वेरी फ्यू कैंडिडेट्स ऑफ हिंदी मीडियम जिनका कि देख के लगता है कि हाँ इन्हें सेलेक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, बस कुछ चीज़ों को, 2-4 चीज़ों को ध्यान रखना है ना। बीच में थोड़ी सी ना मेंटल अलर्टनेस गड़बड़ हो गई थी। देखो ये ना बाहर जाओगी ना तो बेटा ये ना ये एक कागज़ है ना, इसकी फ़ोटो खींचती हुई चली जाना, बाहर ओके, बोलना ओके। बच्चों को। हाँ, जैसे इसमें पहली चीज़ ही पॉइंट जिस पे वो आपको चेक करते हैं वो है मेंटल अलर्ट। अब मेंटल अलर्टनेस क्या है, मैंने आपसे बुंदेलखंड का सवाल पूछा,
कि क्या उसे सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए, आपने उसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में जवाब दे दिया। बीच में ना ओके मेंटल अलर्टनेस कुछ नहीं है, सवाल का जवाब आपने सही दिया, वही आपको पता भी था, ओके बस क्योंकि इंटरव्यू में पुराने क्वेश्चंस का Okay. जवाब, सही क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो मेंटल अलर्टनेस रखनी है। अदरवाइज आप बहुत अच्छा कर रही हैं। साड़ी तो आप बदलेंगी ही। साड़ी चेंज करना है। देखो सर्दी है हाँ है ना, थोड़ा कॉटन की साड़ी, एक तो ठंड भी लगेगी वहाँ पे, सुबह अगर इंटरव्यू हुआ, सुबह नहीं मैम, दोपहर को है। दोपहर को है, या तो यही पहन के जाना चाहती हो? या मैम क्योंकि मुझे ब्लेज़र पहनना है, मेन बात ये है। मैं नॉर्मल कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ साड़ी में। तो सूट पहन के जाओ, और ब्लेज़र के साथ साड़ी नहीं चलेगी? चल जाएगी, लेकिन साड़ी अच्छे से पहनी नहीं है। हाँ मैम, ये भी हो सकता है मैं अकेली थी तो नहीं पहनी है। है ना, साड़ी अच्छे Exactly, से, बहुत देर से यहाँ बैठी हुई हूँ तो भी खराब कर ली। हाँ नहीं कोई बात नहीं, देखो साड़ी अच्छे से पहन पाओ, कंफर्ट लगे तो पहनना, नहीं कंफर्ट लगे तो सूट पहन के चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैम वैसे ही मैचिंग ठीक है? ये ठीक है वैसे, ठीक है ना, ये मैचिंग वैसे ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। बाकी में बच्चे थोड़ा सा एक दो चीज़ों के अंदर ध्यान रखना है ना, जैसे आईपीएस और आर्मी वाले में सब फंस गए थे आप। पानी चाहिए? ये ले बेटा। सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। यस तो अपना मैम, वो आर्मी वाले में मैं फंस रही थी, मैं सर की फंस गए थे, पूरे तरीके से फंस गए थे वहाँ, तो इनकंसिस्टेंट हो गए। आईपीएस को ज़रूरत नहीं है, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र उसमें कहना क्या चाहिए था कि सभी को आर्मी में कंपलसरी करना चाहिए क्या? नहीं, उसमें बोलिए सर हम एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोगों को, जिन्हें भारत में मतलब जिन्हें सेवा करनी है आर्मी में, वो लोग जाएं, और बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से देश सेवा ही कर रहे हैं। ओके ओके। तो कोई कंपलसरी नहीं करना चाहिए, है ना। आप सर ने पूछा कि आप आर्मी में जाना चाहेंगी, तो कहिए कि नहीं सर, मैं सिविल सर्विस में रह के देश की सेवा करना चाहूँगी, खत्म। ओ मैं उधर देश प्रेम गलत बोल दिया मैंने। हाँ है ना, तो ऐसे फंसना नहीं है बीच में, एकदम क्लियर रखना है, सब देश की सेवा कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट एक विशेस। चीज और पूछना था, जैनिज्म को कितना पढ़ो? जैसे मैंने अभी तक देखा थोड़ा नहीं सा तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े काम नहीं चले। तो ये जो मेन प्रिंसिपल्स हैं यही मेन लिखे हैं? प्रिंसिपल्स पढ़ लो, संथारा पढ़ लो, है ना, बाल भिक्षु की प्रॉब्लम है वो पढ़ लो, ओके मैम। दो चार चीज़ें पढ़ लो इस विषय में। ओके। प्लस एक चीज़ और पूछनी थी, मैं सोच रही थी जैसे ये साड़ी पहनूंगी तो वो धार्मिक रीज़न तो नहीं चला जाएगा कि अभी कुंभ चल रहा है यूपी में, ओहो। सनातन धर्म, ये मेरा दिमाग में बहुत चल रहा था। तो चेंज कर लो, चेंज कर लो? तो चेंज कर लो ना, ओके चेंज कर लो, ओके मैम। ठीक है, ओके।